Hello everyone, Assalamu alaikum. This lecture series is about average competition. Basically, it's a part of our postgraduate course, and I will be discussing about what is average competition and how it works, and its key concepts and core terminologies and the algorithm itself and its wider applications. So my name is Dr. Hassan Tariq, and I am a faculty member in the Department of Computer Science at University of Agriculture, Faisalabad. So this is the this is the title. So I will be discussing it from my handouts directly. So first of all, what is evolutionary competition? So एवोल्यूशनरी कंपटीशन क्या है? एवोल्यूशनरी कंपटीशन एक पॉपुलेशन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, एक पॉपुलेशन बेस्ड सर्च एल्गोरिदम है, एंड इट इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. इनमें और ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स में फ़र्क क्या है कि ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स में हम किसी चीज़ को, किसी स्टेट को जब अचीव कर लेते हैं तो वी हैव नो रूम फॉर इम्प्रूविंग दैट स्टेट. सो एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स में and there are one of the algorithms, some of the algorithms in the machine learning AI which actually are based on biological concepts of genetics. And जेनेटिक्स में क्या होता है कि हम लोग नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, हम रैंडम वेरिएशन की बात करते हैं. ये तमाम चीज़ें मिलकर आपकी आउटकम्स को, आपकी आउटपुट्स को मजीद या आपके सॉल्यूशंस को मजीद आइटरेटिवली improve करती हैं. So that means कि in one way or other we are improving our solutions and we are moving from solution to solution or generation to generation to improve this. So एवोल्यूशन इसमें हम एक फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं या एक डिप्लॉय करते हैं, फंक्शन अप्लाई करते हैं जिसकी बेस पे हम लोग हर सोल्यूशन की फिटनेस मैयर करते हैं, या उस इन अदर वर्ड्स हम क्या करते हैं, उसको एक स्कोर असाइन करते हैं जिसकी बेस पे हम ये असेस करते हैं कि कोई एक सोल्यूशन जो हमें प्रपोज हुआ है, एक आउटकम जो हमें प्रपोज हुई है वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी सूटेबल है. सो इसमें नॉर्मली ये मेथड जो हैं कम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल या पोअरली अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत पॉपुलर जाने जाते हैं, एंड एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जैसे कि आपके डिसीजन ट्री है, लीनियर रिग्रेशंस वगैरह है, तो वहाँ पे आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते. तो और वो उन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छे हैं जहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम्स वेल अंडरस्टूड है. ठीक है. अच्छा, इसकी हिस्ट्री से बात करते हैं. तो हिस्ट्री अगर मैं प्रोमिनेंट हिस्ट्री बताऊं तो जॉन हॉलैंड, लॉरेंस फोगेल एंड रैकनबर्ग एंड हैंस पॉल, इन सब ने पैरेलल 1960s 70s में इन स्ट्रेटजीज पे काम किया जिसे जेनेटिक एल्गोरिथम, एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग वगैरह कहते हैं. तो इसको बाद में फॉर्मलाइज जो किया जॉन कोजा ने 1990s में. एंड आज भी जो सबसे ज़्यादा एवोल्यूशनरी कम्युनिकेशन में जो नाम कंसिडर किया जाता है वो जॉन कोजा का किया जाता है. ऑल दो इसके पीछे जो हिस्ट्री है इसकी, इट इज़ वे बैक इन 96. अच्छा, अब बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से गो थ्रू होते हैं. अच्छा, जो कि ये पॉपुलेशन बेस्ड जो एल्गोरिदम्स हैं, एंड इसमें एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम कंप्यूटर साइंसेस या कंप्यूटेशन कर रहे हैं with the aspect of या with the paradigm, by using the paradigm of evolution. एवोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि एक जनरेशन दूसरी वही जनरेशन से बेहतर होती है. मतलब हर आने वाली जनरेशन में पहली जनरेशन से ज़्यादा इवॉल्व होती है, ज़्यादा अडेप्टेड होती है और ज़्यादा बेहतर होती है. तो वो, और ये प्रोसेस ग्रेजुअल होता है, नॉट सडन होता है.
तो हम इसी चीज कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है कि एक तो आप अपनी इसमें सॉल्यूशंस को या इंडिविजुअल्स को, क्योंकि ये पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। सो हर जो सॉल्यूशन या हर इंडिविजुअल को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। वो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं, एंड इन इन द फॉर्म ऑफ एरेज भी कर सकते हैं। सो इस जो भी स्ट्रक्चर आप अडॉप्ट करें, इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम, या उसकी जीनोटाइप कंसिडर की जाती है। एक इंडिविजुअल इज जस्ट लाइक कि आपके पास क्रोमोसोम होते हैं डीएनए में, तो एक हर इंडिविजुअल जो डीएनए का थ्रेड है वो एक जो है क्रोमोसोम कहलाता है, या उस इंडिविजुअल की जीनोटाइप कहलाता है। सो एक इंडिविजुअल मेंबर पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन में अगर 100 सॉल्यूशंस हैं तो, या 1000 सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें से एक इंडिविजुअल जो है वो उसका क्रोमोसोम कहलाएगा, एक क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है। फिर पॉपुलेशन की बात की जाए तो कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स अगर 1000 है, यानी 1000 सॉल्यूशंस हैं, तो वो सारे के सारे एक पॉपुलेशन बनेगी। अच्छा, फिर हम जीनोटाइप की बात करते हैं। हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ऑफ दैट सॉल्यूशन, वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? वो ट्री बेस्ड भी हो सकता है, वो वेक्टर बेस्ड स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, बाइनरी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, परम्यूटेशंस हो सकती हैं। वो एक इंडिविजुअल कहलाता है, उसे आप जीनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप आप जैसे ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, या कोई भी जीन बैक्टीरियल जीनोम या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम की बात करते हैं, तो जीनोटाइप हर किसी का यूनिक होता है, यानी सोल्यूशन इज यूनिक टू द पॉपुलेशन। फिनोटाइप यानी कि वो जो जीनोटाइप है वो किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि एक्चुअल सोल्यूशन जो है, आपने 1000 सोल्यूशन जनरेट किए हैं, तो वो सोल्यूशंस एक्चुअली आपको आउटकम क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या दे रहे हैं, तो वो जो डिकोडेड या एक्सप्रेस्ड फॉर्म है उस जीनोटाइप की, वो आपकी फिनोटाइप कहलाती है। अच्छा, फिर जीन, आपके पास एक सोल्यूशन में मसलन आपके पास बाइनरी या स्ट्रिंग आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, तो एक स्ट्रिंग में आपके पास एक पोजीशन, मतलब वो सोल्यूशन अगर 10 बिट्स लंबा है, तो उसमें से हर एक बिट जो ना एक जीन होगी, या हर एक पोजीशन एक जीन होगी। अगर आप अरे फॉर्मेट में उसको करते हैं या ट्री फॉर्म में करते हैं, तो हर नोड जो है वो एक जीन कहलाएगी। और एक पोजीशन में ही अल्टरनेट फॉर्म्स, मसलन पोजीशन 1 है उस पे 0 था, एंड सिमिलर इंडिविजुअल है, लेकिन उसके दूसरे इंडिविजुअल में, क्योंकि उसमें जो ना पोजीशन 1 पे जो ना वैल्यू थी 1, सो आप इसको कहेंगे वो उसका अलील है। तो इसमें पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। तो पेरेंट में दो जो ना आपके पास इंडिविजुअल होते हैं, और उनके इंडिविजुअल्स वो उनके जीनोटाइप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम है तो उसमें, अगर बाकी सारे इंडिविजुअल सेम है और सिर्फ एक पोजीशन पे डिफरेंस है, तो वो उसका अलील होगा। कंप्लीट जीनोटाइप एनकोडिंग जो है वो क्रोमोसोम कहलाती है। एंड लोकस, एक पर्टिकुलर लोकेशन को हम लोकस कहते हैं, जिसे हम पोजीशन 1 पोजीशन 2 को कह रहे हैं। तो इस तरह नोड 1 नोड 2, एक एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में उसको हम लोकस कहेंगे। फिर फिटनेस एवेल्यूएशन, अब हम इंडिविजुअल्स बना लेते हैं, लेकिन उसको हमने एवेल्यूएट कैसे करना है, हमें ये कैसे जज करना है कि ये हमारे लिए सूटेबल सोल्यूशन है या सूटेबल नहीं है। क्योंकि ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, तो आप एक जनरेशन, इसमें जनरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली हम हर जनरेशन में 1000 इंडिविजुअल्स जनरेट करते हैं, और हर इंडिविजुअल की फिटनेस मैयर करते हैं, और उनमें से जो बेहतर फिटनेस वाले इंडिविजुअल होते हैं उनको अगली जनरेशन में लेके जाते हैं, और बाकियों को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं बाय डिफरेंट मीन्स। सो वो आगे देखते हैं अभी। तो फिटनेस फंक्शन बेसिकली इट्स एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसकी वजह से आप हर सोल्यूशन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल स्कोर असाइन कर सकते हैं। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एवोल्यूशन प्रोसेस में हम बेटर सोल्यूशंस की तरफ जाएं। अच्छा, फिटनेस लैंडस्केप क्या है? ये एक बेसिकली कंसेप्चुअल सरफेस होती है, जहाँ पे आपके पास हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिविजुअल्स की फिटनेस स्कोर्स किस रेंजेस में है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑब्वियसली बात है, इसमें वैलीज होंगी, इसमें हाई पीक्स होंगी, इसमें रिजेस होंगी, इसमें प्लेटूज होंगे। तो आपके पास कंसिडर्ड एज अ एज एज अ 2D ग्राफ,
और 3D ग्राफ के आपके पास हम अकॉर्डिंग टू फिटनेस फंक्शन आपके पास फिटनेस स्कोर आ जाते हैं, और उसको आप ग्राफ कर सकते हैं इन ईच जनरेशन, और आप देखते हैं कि ओके हाउ द फिटनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। देन सिलेक्शन प्रोसेस, आप भी कैसे चूज करेंगे कि विच इंडिविजुअल्स विल बी प्रेफर्ड ओवर अदर इंडिविजुअल्स, यानी कि सिर्फ इंटायरली हम अच्छा फिटनेस स्कोर होने को क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि ओके 1000 इंडिविजुअल है तो 500 जो टॉप 500 हैं वो जो अगले जनरेशन में चले जाएं और बाकी 500 को डिस्कार्ड करते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वी मस्ट हैव अ सम क्राइटेरिया। तो इस चीज को हम सिलेक्शन प्रेशर कहते हैं। सिलेक्शन प्रेशर क्या होता है कि जब सिर्फ आप अच्छे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते जाएं और उनको लेते जाएं, उनको आगे जनरेशन में लेके जाते जाएं, उससे होगा ये कि आपको लगेगा कि आप जो है वो सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ जल्दी पहुंच गए, लेकिन एक्चुअली नहीं। तो इसमें ग्लोबल ऑप्टिमा और लोकल ऑप्टिमा का कॉन्सेप्ट है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। एवेल्युएशन में क्या होता है, एवेल्युएशन या फिटनेस एवेल्युएशन में हम हर इंडिविजुअल को जो एक स्कोर असाइन करते हैं और उसको कंप्यूट करने को उस प्रोसेस जो है उसको आप कहते हैं एवेल्युएशन फंक्शन। इसके अलावा एक से ज़्यादा आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब एक उसमें आपको ट्रेड ऑफ रखना पड़ता है, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को एट अ टाइम आप अचीव नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के अपोजिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिससे आप कहते हैं कि प्राइस ऑफ टिकट या लेंथ ऑफ ट्रैवल। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप दोनों को एट अ टाइम अचीव नहीं कर सकते, तो आपको दरमियाना रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। इस तरह जेनेटिक ऑपरेटर्स हैं। जेनेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ऐसे ऑपरेटर्स, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स हैं। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑपरेटर्स हैं। मसलन आप ये मैकेनिज्म डिवाइस करें या चूज करें कि आपको कौन से इंडिविजुअल अगली जनरेशन में लेके जाना है। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म पॉपुलर हैं, रोलर फीड है, टूर्नामेंट सिलेक्शन है, रैग मिस मेथड है और एलिटिज्म है। फिर क्रॉसओवर, जैसे कि दो क्रोमोसोम्स आपस में आते हैं एंड वो अपने एक पार्ट जो है पोर्शन को आपस में एक्सचेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन या क्रॉसओवर, जैसे बायोलॉजी में होता है। म्यूटेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। बिट फ्लिप है, गॉसियन है, स्वैप है, इन्वर्जन है। अब इनका रेट होता है, क्रॉसओवर का रेट आप जो मुतय्यन करेंगे उसके मुताबिक जो ना वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो ना क्रॉसओवर करेगी। सब म्यूटेशन का भी रेट है एंड ऑफ स्प्रिंग या चाइल्ड का भी जो ना वो रेट है। It's a generation elitism and replacement strategies. These are also population-based concept, and these population-based concepts actually, what does they say? मसलन जनरेशन की बात करते हैं, एक कंप्लीट साइकिल जो है वो क्या होता है जनरेशन में कि आप एवेल्यूएशन करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर क्रॉसओवर करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, फिर रिप्लेस कर देते हैं उस जनरेशन। यानी एक आपने 1000 सॉल्यूशंस जनरेट किए और फिर उनमें से आपने उनको वैल्यूट किया, उनमें से सिलेक्ट किया और उनमें से कुछ इंडिविजुअल क्रॉस ओवर किया, म्यूटेट किया और फिर अगली जनरेशन से आ गई और उसने उसको रिप्लेस कर दिया। फिर यानी कि नेक्स्ट आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो बिल्कुल कम्प्लीटली सोल्यूशंस होंगे, कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस। एलिटिज्म क्या होती है? बेसिकली स्ट्रेटजीज जिसमें आप अनकंडीशनली जो अच्छे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं और इससे आपके जो बेहतरीन सोल्यूशन हमेशा आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे आपकी एक आप इंश्योर करते हैं कि आपकी बेस्ट सोल्यूशन लूज ना हो, लेकिन इससे आपको खदशा भी होता है कि आप एलिटिज्म की रेशियो ज़्यादा कर दे तो आप जो ना लोकल ऑप्टिमा में, यानी कि आपको लगेगा कि आप एक फेक फेक ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो ना फंस के रह सकते हैं। रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी है कि आप रिप्लेसमेंट आप कैसे करेंगे फ्रॉम करंट जनरेशन की से आप नई जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन कैसे रिप्लेसमेंट करें। उसमें मुख्तलिफ जो ना स्ट्रेटजीज हैं, जैसे फुल रिप्लेसमेंट है, पार्शियल रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा स्कीमा, ये बिल्डिंग नोड, आपने ये स्कीमा कौन सा यूज़ किया है? आपने बाइनरी स्कीमा या 1-0 की फॉर्मेट में किया है या ट्री लाइक स्ट्रक्चर किया है? तो मुख्तलिफ स्कीमाज यूज होती हैं टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर, और ये प्रोसेस रुकेगा कहाँ पे? नॉर्मली एवोल्यूशन का प्रोसेस हम नंबर ऑफ जनरेशन फिक्स करते हैं, वहाँ पे आप अगर 30 जनरेशन तक ये प्रोसेस चलाते हैं तो 30 दैट विल बी योर टर्मिनेशन क्राइटेरिया, ठीक है। सो आप फिटनेस थ्रेशोल्ड को भी एज अ टर्मिनेशन क्राइटेरिया कर सकते हैं। कोई एक फिटनेस थ्रेशोल्ड आपने या एक फिटनेस स्कोर आपने उसकी थ्रेशोल्ड अचीव करनी है, वो जब अचीव हो जाए तो उससे टर्मिनेट हो जाए तो वो
पहले 10 जनरेशन में भी हो सकती है अचीव, या हो सकता है कि 50 जनरेशन में भी अचीव ना हो, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ईसी, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फेलोज। थैंक यू।